नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। लगातार हम कई कड़ियां आपको दिखाते हैं और आज हम बात करेंगे उत्तर बनाम दक्षिण भारत की। देश में साल 2026 में लोकसभा क्षेत्रों में यही कह सकते हैं इन क्षेत्रों का एक नए सिरे से परिसीमन होगा। परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के चलते एक सांसद जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उससे कहीं अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लिहाजा परिसीमन करके जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं इसकी सीमाओं का फिर से निर्धारण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर परिसीमन को लेकर राजनीतिक दलों में एक राय नहीं बनती दिखाई देती। दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्य संसदीय सीटों के लिए प्रस्तावित परिसीमन का विरोध करते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से उत्तर बनाम दक्षिण भारत आमने सामने हो चुके हैं। अब इस बार मुद्दा है परिसीमन। लगातार मैं आपको बता रही हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर दक्षिण की लड़ाई परिसीमन तक आई। देश में एक के बाद एक फिर से परिसीमन पर बहस लगातार जारी है और इसी के साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जब इस मुद्दे पर अपनी बात रखी तो परिसीमन पर नए सिरे से बहस शुरू हो जाती है। हालांकि दक्षिणी राज्यों में ये कोई नया मुद्दा नहीं है। अक्सर इस पर केंद्र सरकार पर असमानता के आरोप लगते आए हैं। अब इस बार मसला ये है कि दक्षिण के ज्यादातर राज्य विरोध में उतर कर आ गए हैं। क्या कुछ इसमें खास है, रिपोर्ट देखिए। देश की सियासत में एक बार फिर से परिसीमन का सवाल शुरू हो गया है और इसी के साथ उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति फिर तूल पकड़ रही। कुछ दक्षिणी राज्यों का यह तर्क है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज और उपस्थिति कम हो जाएगी। हालांकि ये एक जटिल मुद्दा है जिस पर बहस से परे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर ये परिसीमन आयोग क्या है। दरअसल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2026 की जनगणना के आधार पर किया जाना है। यह काम संसद के एक अधिनियम से स्थापित परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग को भारतीय संविधान ने कई शक्तियां और स्वायत्तता दी। इसके लिए निर्णयों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक भारत में 1952, 1963, 1973 और 2004 और 2002 4 बार इस आयोग का गठन हो चुका है। 1976 में इस आयोग पर इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के तहत 25 साल के लिए रोक लगा दी। 2001 में जनगणना हुई और 2002 में फिर से इस आयोग का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने 44वां संशोधन के जरिए इसे फिर से 25 साल के लिए टाल दिया। इसके बाद 2021 में देश में जनगणना होनी थी जो कोविड महामारी के कारण आज तक नहीं हुई। अगर 2026 तक यही स्थिति बनी रहती है तो पहली जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में फिर से फेरबदल हो सकता है। संविधान में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा सीटों का बंटवारा राज्य की जनसंख्या के अनुसार किया जाए, यानी जिस राज्य में जितनी अधिक जनसंख्या होगी वहाँ सीटों की संख्या भी अधिक होगी। जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ कम सीटें होंगी। पिछले 5 दशकों में हमारे देश में असमान तरीके से भारी जनसंख्या विस्फोट हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। लेकिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में जनसंख्या में कम वृद्धि हुई। जनसंख्या की इसी असमानता ने उत्तर बनाम दक्षिण की नई बहस छेड़ दी। अब दक्षिणी राज्यों को इस बात का डर है कि अगर 2026 में सीटों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और उनकी आवाज उत्तरी राज्यों के मुकाबले दब जाएगी। उनका कहना है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर उनके राज्य की आवाज और उपस्थिति पर खतरे की तलवार लटक रही है। परिसीमन के मसले पर देश में बहस एक बार फिर तब शुरू हुई जब तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी लोकसभा सीटों में कटौती होने जा रही है और हमारी 8 सीटें कम हो जाएंगी। अभी तमिलनाडु अपने 39 लोकसभा सीटों के साथ निचले सदन में दमदार रूप से खड़ा है। सीएम स्टालिन का ये बयान इतना असरदार था कि गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि परिसीमन से किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं हो।
हालांकि अमित शाह की इस टिप्पणी को स्टालिन ने गुमराह करने वाला बयान करार दिया और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए राज्य में सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। पार्टियों ने केंद्र से कहा कि या तो वह 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया अपनाए या फिर 1971 के आंकड़ों के आधार पर राज्यों और उनकी लोकसभा सीटों का अनुपात बनाए रखे। वही सर्वदलीय बैठक के बाद अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हसन ने कहा, मेरी राय है कि इन 453 सीटों में बदलाव की जरूरत नहीं है। जब यह 145 करोड़ था तब भी इन 445 सदस्यों ने देश को आज इस स्थिति तक पहुंचाया है, वे पर्याप्त हैं। अगर उन्हें सीटों की संख्या बढ़ानी ही है तो केंद्र में लिए गए सभी सरकारी फैसले राज्यों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। अगर वे जनप्रतिनिधि की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो विधानसभा की सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। My opinion is that this 453 need not change. Even when it was 145 crore, these 453 members led the country to this position today. From the third world country position to now, it is only these 453 people who have done it. They are sufficient. If at all they have to increase the number of seats, all government decisions made in the center is executed by the states. If at all you want to increase anything, increase the number of people's representatives. Let the assembly seats be increased. That is our recommendation. बहरहाल परिसीमन को लेकर छिड़ा उत्तर बनाम दक्षिणी भारत का ये विवाद फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में राजनीति और गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। देश की बढ़ती जनसंख्या के आधार पर समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। अब ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारे लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके, सभी को समान अवसर मिल सके। लेकिन साल 2026 के परिसीमन से पहले आखिर विवाद हो क्यों रहा है और किस बात पर हो रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है। समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। देश में लोकसभा सीटों यानी क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में ये जानना सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आखिर ये परिसीमन है क्या। दरअसल एक सांसद या विधायक एक तय क्षेत्र की निश्चित आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। सांसद या विधायक के क्षेत्र की आबादी भी समय के साथ बढ़ रही है। इसलिए जनसंख्या के आधार पर लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा निर्धारित की जाती है। इसी सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। इसी से SC/ST सीटों की संख्या भी तय होती है। आखिरी बार 1976 में 1971 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन किया गया था। उस वक्त देश की आबादी 54 करोड़ थी और हर 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था। इस तरह कुल 543 सीटें तय की गई। हर जनगणना के बाद परिसीमन का नियम होने के बावजूद 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। वहीं दक्षिण और उत्तर के राज्यों में असमान जनसंख्या होने के कारण परिसीमन टलता रहा। 2000 में बीजेपी की अटल सरकार ने संविधान में 84वें संशोधन पर लोकसभा सीटों के परिसीमन को 2026 तक स्थगित कर दिया था। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि 2026 से परिसीमन शुरू हो सकता है, लेकिन अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है तो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है, लेकिन इसमें भी पेच है। दरअसल आर्टिकल 81 के मुताबिक संसद में 550 से ज्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ती है तो संविधान संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि परिसीमन के बाद राज्य की लोकसभा सीटें पर क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब ये है कि भारत में आखिरी जनगणना के आंकड़े 2011 के हैं। तब देश की आबादी करीब 121 करोड़ थी। ऐसे में प्रति 10 लाख आबादी पर एक सीट का फॉर्मूला अपनाया जाता है तो देश भर में कुल 1210 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। क्योंकि नई संसद की लोकसभा में मैक्सिमम 888 सांसद ही बैठ सकते हैं। अगर इसे परिसीमन के आधार मानकर 1210 सीटों के साथ एडजस्ट करें तो
तो यूपी को 147 और कर्नाटक को 45 सीटें मिलेंगी। बाकी राज्यों में भी यही फॉर्मूला लगेगा। यूपी में 80 से बढ़कर 147, राजस्थान में 50 लोकसभा सीटें, साथ ही उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर 147, महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 82, पश्चिम बंगाल में 42 से बढ़कर 67, बिहार में 40 से 76 सीटें, तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 53, मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 53, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 45, गुजरात में 26 से 44 सीटें, आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 37, राजस्थान में 25 से बढ़कर 50, उड़ीसा में 21 से बढ़कर 31, केरल में 20 से 24 सीटें, तेलंगाना में 17 से बढ़कर 25, झारखंड में 14 से बढ़कर 24, असम में 14 से बढ़कर 23, पंजाब में 13 से 20 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 से बढ़कर 18, हरियाणा में 10 से बढ़कर 18, दिल्ली में 7 से बढ़कर 12, जम्मू कश्मीर में 5 से 9 सीटें, उत्तराखंड में 5 से बढ़कर 7, हिमाचल प्रदेश में 4 से बढ़कर 5, त्रिपुरा में 2 से बढ़कर 3, मेघालय में 2 की 2 सीटें ही रहेंगी। इसी तरह मणिपुर में 2 की 2 लोकसभा सीटें ही रहेंगी। वहीं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, नागालैंड, पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख में अभी 2-2 लोकसभा सीट हैं जो एक हो जाएंगी। इस तरह देखें तो लोकसभा में अभी जो कुल 543 सीटें हैं वो बढ़कर 888 सीटें हो जाएंगी। यहाँ एक खास बात बता दें कि देश की नई संसद में कुल 888 लोकसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। हालांकि सीटों के परिसीमन में सिर्फ जनसंख्या इकलौता आधार नहीं है। 2002 के परिसीमन एक्ट के मुताबिक लोकसभा सीटों के निर्धारण में यथासंभव इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा कि सभी इलाके भौगोलिक तौर पर एकजुट हो, सभी इलाकों में जिला मुख्यालय और प्रशासनिक कार्यालय हो, इलाके में आसानी से आवाजाही हो। कोई भी विधानसभा सीट 2 लोकसभा क्षेत्रों में नहीं होगी। इससे सभी लोकसभा सीटों में एक समान आबादी नहीं होती। जैसे 2019 में तेलंगाना की मलकाजगिरी लोकसभा सीट में 31,05,000 मतदाता थे, जबकि लक्षद्वीप में 54,02,000 वोटर थे। हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर के परिसीमन में केंद्र सरकार पर असमान तौर पर परिसीमन करने के आरोप लगे। दरअसल जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन में आबादी बढ़ी, लेकिन जम्मू डिवीजन में 6 और कश्मीर डिवीजन में सिर्फ 1 सीट ही बढ़ी। इसके बाद सवाल आता है कि आखिर परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों में किस बात का खतरा है। तो दरअसल परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटें घटने का खतरा है, क्योंकि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण के 5 राज्यों की आबादी 25 करोड़ 12 लाख है, जबकि हिंदी पट्टी यानी हिंदी बोलने वाले राज्यों की आबादी 57 करोड़ 23 लाख है, यानी दक्षिण के मुकाबले हिंदी पट्टी की आबादी दुगनी है। दरअसल 1960 और 70 के दशक में सरकार ने जनसंख्या काबू करने पर जोर लगा रखा था। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या पर कंट्रोल किया और वे इस मामले में आगे रहे, लेकिन उत्तरी राज्य, खास तौर पर हिंदी पट्टी के राज्य जनसंख्या नियंत्रण में फेल हो गए। दक्षिणी राज्यों की इस उपलब्धि के पीछे एक कड़वा सच भी था, वो ये कि जनसंख्या घटी तो लोकसभा में उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें कम हो जाएंगी। दक्षिणी राज्यों की इस शिकायत को दूर करने के लिए इंदिरा सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन कर नए परिसीमन 2002 पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अटल सरकार ने 2026 तक रोक लगा दी। सरकार का मानना था कि 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की दर एक जैसी हो जाएगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1% है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6%, यानी हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले करीब 9.5% कम। इसलिए दक्षिण के राज्यों को लगता है कि प्रति 10 लाख आबादी वाला फॉर्मूला अपनाया गया तो लोकसभा में उनकी मौजूदगी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले घट जाएगी। वहीं परिसीमन के बाद हिंदी पट्टी की सीटें दक्षिण से दोगुनी हो जाएंगी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं जो 53 होंगी, यानी 36% की बढ़ोतरी। कर्नाटक में 28 सीटें हैं जो 45 होंगी, यानी 61% की बढ़ोतरी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं जो 37 होगी, यानी 48% की बढ़ोतरी। केरल में 20 सीटें हैं जो 24 होंगी, यानी 20% की बढ़ोतरी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं जो 25 होंगी, यानी 47% की बढ़ोतरी।
इस तरह देखें तो अभी दक्षिण के राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद बढ़कर 184 हो जाएंगी, यानी 42.6% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन काऊ बेल्ट के राज्य यानी हिंदी पट्टी के राज्यों की सीटों पर नजर डाले तो ये बढ़ोतरी ज्यादा ही होंगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जो बढ़कर 147 हो जाएंगी, यानी 84% की बढ़ोतरी। बिहार में 40 सीटें हैं, जो 76 हो जाएंगी, यानी 90% की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, जो बढ़कर 53 हो जाएंगी, यानी 83% की बढ़ोतरी। राजस्थान में 25 सीटें हैं, जो बढ़कर 50 हो जाएंगी, यानी 100% की बढ़ोतरी। झारखंड में 14 सीटें, जो 24 हो जाएंगी, यानी 71% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जो 18 हो जाएंगी, यानी 64% की बढ़ोतरी। हरियाणा में 10 सीटें हैं, जो 18 हो जाएंगी, यानी 80% की बढ़ोतरी। दिल्ली में 7 सीटें हैं, जो बढ़कर 12 हो जाएंगी, यानी 71% की बढ़ोतरी। इस तरह काऊ बेल्ट यानी हिंदी पट्टी के राज्यों की लोकसभा सीटों में अनुमानित बढ़ोतरी को देखें तो अभी उत्तर भारत में कुल 216 लोकसभा सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद बढ़कर 398 हो जाएंगी। बता दें कि अनुमानित सीटों का एडजस्टमेंट नई लोकसभा की सीटिंग क्षमता यानी 888 सीटों के हिसाब से किया गया है। इस मामले में जानकारी की माने तो दक्षिण को आबादी नियंत्रण और आर्थिक विकास की सजा मिलेगी, यानी उसकी सीटों में बहुत कम बढ़त होगी। वहीं उत्तर को आबादी बढ़ने देने और विकास की होड़ में पिछड़ने का राजनीतिक इनाम हासिल होगा, यानी उसकी सीटों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अब बात आती है कि अगर परिसीमन हो जाए तो आम चुनाव 2024 के आधार पर लोकसभा में बीजेपी की क्या स्थिति होगी। इसका जवाब ये है कि दक्षिण भारत की पार्टी और विपक्ष परिसीमन की सपोर्ट में नहीं है। उनका मानना है कि परिसीमन हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जनगणना के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन में दक्षिणी राज्यों को एक भी संसदीय सीट का नुकसान नहीं होगा। इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि अमित शाह के दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दक्षिणी राज्यों में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से ये बयान दिया है, क्योंकि बीजेपी दक्षिण राज्यों को चुप कराने के लिए परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को परिसीमन से कैसे फायदा मिलेगा, इसे ऐसे समझते हैं। परिसीमन के बाद लोकसभा में 888 सीटें होंगी, यानी बहुमत का आंकड़ा 445 होगा। 2024 में बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली थी। इनमें 118 सीटें हिंदी पट्टी के राज्यों यानी काऊ बेल्ट से थी, यानी 49% सीटें। मान लीजिए परिसीमन के बाद बीजेपी 2024 का ही प्रदर्शन दोहराती है तो उसे काऊ बेल्ट में ही 2019 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 50% सीटें बीजेपी इन 8 राज्यों से ही हासिल कर लेगी। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक अभी संसद में दक्षिण से करीब 24% सांसद जाते हैं। अगर परिसीमन होता है तो ये आंकड़ा 22% के नजदीक पहुंच जाएगा। लेकिन बीजेपी उत्तरी राज्यों में ज्यादा मजबूत है, वहीं पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है और इन्हीं राज्यों में वो ज्यादा सीटें जीतती है। जिन राज्यों में ज्यादा सीटें हैं वहाँ अभी बीजेपी मजबूत है, लेकिन कल कोई और हो सकता है। बहरहाल परिसीमन को लेकर विवाद जारी है। हालांकि अभी परिसीमन को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद आखिर क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुटता बनाने की कोशिश में डीएमके ने इंडिया अलायंस और एनडीए के क्षेत्रीय नेताओं और मुख्यमंत्रियों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। डीएमके प्रतिनिधि मंडल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष से मिलकर परिसीमन के विरोध में चर्चा करते हुए समर्थन जुटाता दिखाई देता है। रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया। इस मुद्दे पर एक बार सर्वदलीय बैठक का आयोजन हो चुका है। साथ ही स्टालिन ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ राजनीतिक दलों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल होने की अपील की। स्टालिन ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, भाजपा शासित ओडिशा के सीएम मोहन चंद्र मांझी, केरल के पिनराई विजयन,
बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा, यह एक अच्छी मुलाकात है। वह हमारी चिंताओं और हमारे डर को समझते हैं कि अनुचित परिसीमन हमारे राज्यों के लिए अच्छा नहीं होगा। 7 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पंजाब जो परिसीमन से सीधे प्रभावित होंगे, जिसमें हमारा हिस्सा कम हो जाएगा और उत्तरी राज्यों का हिस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये राज्य विकासशील राज्य हैं जो जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं और हमें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। On behalf of our Tamil Nadu Chief Minister, Tamil Nadu IT Minister, TRP Raja, and myself, I come here to formally invite Naveen Babuji to attend the meeting which is going to be held on 26th March in Chennai, 22nd March in Chennai. He had already received the letter from our Honorable Chief Minister, and it was such a lovely meeting because we're meeting after such a long time. He shares our concerns and our fears that the unfair delimitation will be not good for our states. There are 7 states, there's Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra, Telangana, Odisha, Punjab, which will be directly affected. इसी तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने डीएमके प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद कहा कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के माध्यम से दक्षिणी राज्यों के खिलाफ केंद्र सरकार की साजिश को विफल करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्रवाई पर चर्चा की जा सके कि परिसीमन से संसद में सीटों का हिस्सा कम न हो। उन्होंने कहा कि ये निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं है, बल्कि दक्षिणी राज्यों के महत्व को कम करने का प्रयास है। Bharatiya Janata Party is conspiring against southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for south. This is not delimitation. This is limitation for south. At any cost, we are not going to accept that limitation. We are paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि परिसीमन पर उनके बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से बात हुई और तमिलनाडु के 2 मंत्री उनसे मिलने वाले। मान ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कितनी सीटें बढ़ाना चाहती है। अब वे तमिलनाडु में सीटों की संख्या कम करना चाहते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ जा रही है। केंद्र सरकार क्षेत्रों में सीटों की संख्या कम करना चाहते हैं जहां वे चुनाव नहीं जीतते। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ पॉपुलेशन कंट्रोल के अगेंस्ट जा रहे हो। बता दें कि एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परिसीमन को लेकर मोर्चा खोल रखा है। हालांकि केंद्र ने आरोपों को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि दरअसल तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में स्टालिन मुद्दों को भुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। वहीं भाजपा इन मुद्दों की वजह से किसी भी तरह का राजनीतिक नुकसान उठाने से परहेज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ आज की हमारी खास पेशकश में तो इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।